अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजिन। हम सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली कार्टिजोल। इसको कार्टिजोल भी हम कहते हैं, तो कुछ भी कह लें, ठीक है। अच्छा, कार्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। अब इतने सारे हार्मोन हैं जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन पर है वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये इतने सारे करवा रहे हैं, इसका सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन फिलहाल पहले इसको स्टार्ट करें। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और ये हार्मोन कब रिलीज होता है? व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, फीवर और डिजीज कंडीशन। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और फिर ये आपके लिए कोई ना कोई ज्यादा बात काम अपना परफॉर्म करेगा। अच्छा, व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, फीवर, डिजीज, कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ये रिलीज होता है। ये कैसे रिलीज होता है? सबसे पहली बात तो है कि ये चारों चीजें, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फीवर हो या डिजीज हो, दीज आर कॉल्ड, इनको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये स्टिमुलस है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? स्टिमुलस है। लिख देते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें हैं स्टिमुलस। ठीक है। और जैसे ही स्टिमुलस मिलता है आपके हाइपोथैलेमस को, आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक हार्मोन, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं CRH। ठीक है, CRH कहते हैं। CRH का मतलब है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये कहलाता है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन कहलाता है ये चीज आपके पास। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, एज यू नो, सारे हार्मोन इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही एक्ट करते हैं, तो ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, रिलीज करता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये जाकर सीधा एक्ट करता है, किस चीज के ऊपर एक्ट करेगा? ये एक्ट करता है आपके एड्रीनल ग्लैंड पर, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। कहां पर? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। और एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करना शुरू कर देता है आपका ये हार्मोन कार्टिसोल। तो ओवरऑल इस तरीके से पूरा पाथवे चलता है जिसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन क्या करता है? देखें, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है ना। कैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगा? एक्चुअली ये हार्मोन ये करता है कि सबसे पहले ये आपके प्रोटीन, ये जाके एक्ट करेगा लिवर में करेगा जो भी कुछ करेगा। ठीक है, लिवर में जाएगा और जाके लिवर में ये सबसे पहला काम करेगा प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि प्रोटीन को इसके मोनोमर मतलब अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देना। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। जैसे इसकी हाइड्रोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस होते ही प्रोटीन की अब अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ये हार्मोन क्या करता है कि उन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ग्लूकोज में। और कोई भी अमाइनो एसिड अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनोजेनेसिस आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना,
या अमाइनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लूकोनोजेनेसिस कहलाता है। अब ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों हो रहा है? ग्लूकोज तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है और वो उसको ग्लूकागोन रिलीज करवा रहा है, तो फिर इसका इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, और ये प्रोटीन जैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल किस काम में यूज हो रहा है? ये मतलब ये क्या है ये चीजें? एक्चुअली ये हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब आप लोग किसी भी किस्म के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फीवर या डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, और इस कंडीशन में आपका फूड इंटेक कम हो जाता है। ठीक है। अब फूड इंटेक कम हो जाता है और इस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फीवर और डिजीज की वजह से आपकी बॉडी कंटिन्यूसली जो स्ट्रेस में रहती है, उसमें आपको इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन आपके बॉडी में जो आपके एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन है, उस एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन के लिए ग्लूकोज की कंटिन्यूस सप्लाई को मुमकिन बनाता है। अगर ये नहीं होगा और कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका इम्यून सिस्टम भी काफी ड्रॉप हो सकता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारियां, इन्फेक्शन आपको होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्चुअली ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल हार्मोन है जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मतलब इतने सारे हार्मोन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? एक दो ही कर लें बस। ठीक है, इतने सारे तो नहीं करने चाहिए। जैसे थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है। ठीक है, थायरोक्सिन भी शामिल है इसमें, पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके अलावा इंसुलिन भी शामिल है उसमें, ग्लूकागोन भी शामिल है, पढ़ चुके हैं हम लोग। एपिनेफ्रिन भी शामिल है, ये भी हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। अब ये कार्टिजोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी शामिल हो गए। ऐसा क्यों है? एक्चुअली मामला ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी जो ग्लूकोज है वो एनर्जी, हमारा फ्यूल है। ठीक है, ये हमारा फ्यूल है एनर्जी के लिए। अब ये जो फ्यूल है ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, पूरी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पूरी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए, मतलब इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी आ जाती है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिपिड, और लिपिड से एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन ये प्रोसेस आपके बॉडी के बाकी सेल में तो हो सकता है, आपके ब्रेन में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। और ब्रेन के सेल को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हाई एनर्जेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ब्रेन में। इसलिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए आपको डेफिनेटली ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना होता है। इसलिए इतने सारे हार्मोन मिलकर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं कि जो ब्रेन को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की सप्लाई है, वो कहीं पर स्टॉप ना हो जाए, वो कहीं पर रुक ना जाए, वो कंटिन्यूस रहे। उस पर्पज के लिए इतने सारे हार्मोन जो है ना मिलकर ये सारे काम करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या कार्टिजोल हार्मोन है, इसकी अगर मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल आउटपुट हो जाए, तो मतलब क्या हो सकता है? एबनॉर्मल आउटपुट में क्या होगा, अब जरा हम इसको देखते हैं। अब हम इसके एबनॉर्मल आउटपुट डिस्कस करेंगे, और आपको पता है एबनॉर्मल आउटपुट में दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन है ओवर सिक्रीशन की, एज यू नो, ओवर सिक्रीशन की कंडीशन है। ठीक है, दिस ओवर सिक्रीशन कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर कार्टिजोलिज्म। हाइपर कार्टिजोलिज्म। दूसरी कंडीशन होती है अंडर सिक्रीशन। अंडर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन का मतलब जितने अमाउंट में कार्टिजोल होना चाहिए उससे कम अमाउंट में। और डेफिनेटली ये कंडीशन क्या कराएगी? हाइपो कार्टिजोलिज्म, यानी हाइपर और हाइपोकार्टिजोलिज्म, ये चीजें आपके पास होती हैं। अब मामला यहां पर यह है कि अगर फर्ज करो कि हाइपर कार्टिजोलिज्म हो जाए, तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर कार्टिजोलिज्म इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम। ठीक है, जबकि हाइपोकार्टिलिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, ये वो एडिसन नहीं है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है।
एडिसन्स डिजीज मतलब जिन जिन साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया है उन्हीं के नाम के ऑनर में ये सब चीज़ें इनके नाम रख दिए गए हैं उसके, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज ये इसमें हो जाती है। अब अगर मिसाल के तौर पे किसी को कुशिंग सिंड्रोम हो गया है, तो कुशिंग सिंड्रोम मतलब हाइपर कॉर्टिसोल कार्टिसोल बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा होगा, तो क्या होगा? अब जो भी इफेक्ट आप पढ़कर आए हैं इसके कार्टिसोल के, वो इफेक्ट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से सबसे पहली चीज जो सामने आएगी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट जो होंगे ऐसे, इनमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन रहेगा। अच्छा, इसके अलावा वेट गेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लिपिड की डिपोजिशन भी करवाता है। वेट गेन शुरू हो जाएगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम सामने आएगी, ठीक है, और वो है मसल्स वेस्टिंग। आपने पढ़ा था अभी, मसल वेस्टिंग। ग्लूकोनोजिनोसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा होगा, जिससे मसल सारे वेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो प्रॉब्लम होगी, वीक बोन्स, ठीक है। इनमें जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, कमजोर होना शुरू हो जाएंगी इनकी बोन्स, ठीक है। और इसके अलावा मूड स्विंग्स, मूड कभी कैसा कभी कैसा, कभी खुश कभी नाराज, मूड स्विंग्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इसकी साइड पर देखें, मतलब इस तरफ एडिसन डिजीज में, इसमें क्या होगा? तो एडिसन डिजीज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, हम लोगों ने डायबिटीज में डिस्कस किया था। यानी आपका इम्यून सिस्टम इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि वो आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स पर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर वो सेल हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए मौजूद ही नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जैसे ये चीज हो जाती है तो उसकी जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में जाहिर सी बात असर पड़ेगा, और जिससे क्या होगा? लो लेवल ऑफ एनर्जी। पहले लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिससे इनसफिशिएंट एनर्जी होगी, सप्लाई इनसफिशिएंट एनर्जी मिलेगी उस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि वो इम्यून सिस्टम को टैकल नहीं कर पाएगा, जिससे इम्यून सिस्टम जो है ना उसका वीक हो जाएगा। वीक इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, और इन्फेक्शंस बाजू का इतने सीवियर हो जाते हैं कि डेथ में ऑल्सो कॉज, ठीक है। तो ये आपके पास जो था एबनॉर्मल आउटपुट थी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की।